नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कांग्रेस का एनडीए सरकार की नीतियों पर हमला। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी राज में भय और दबाव का माहौल। सामाजिक योजनाओं में कटौती पर साधा निशाना। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर 4 दिन की पुलिस हिरासत में। फर्जी डिग्री मामले में हुई थी गिरफ्तारी। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा, इमरजेंसी जैसे हालात। अधिकारियों की नियुक्ति पर केजरीवाल उपराज्यपाल के बीच बढ़ा विवाद। दिल्ली सरकार ने मुकेश मीणा को एसीबी प्रमुख का पद संभालने से रोका। ऑर्डर निकालने वाले गृह सचिव पर गिरी गाज। म्यांमार सीमा पर भारतीय सेना का बड़ा अभियान। उग्रवादियों के 2 ठिकानों को भारी नुकसान। म्यांमार सरकार के सहयोग से हुई कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने के लिए किसी समुदाय पर दबाव नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, धर्म विशेष पे सरोकार नहीं। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। फर्जी डिग्री के मामले में आज गिरफ्तार हुए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तोमर पर जालसाजी और आपराधिक साजिश की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है और अदालत के इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। इस बीच गृह मंत्रालय ने गिरफ्तारी के मामले में किसी भी हस्तक्षेप से इनकार किया। कानून की फर्जी डिग्री के मामले पर बार काउंसिल ने मंगलवार तड़के एफआईआर दर्ज कराई, जिसके तहत हौजखास थाने की पुलिस ने दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया गया। तोमर पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से तोमर को गिरफ्तार किया गया है। जो भी कानून के हिसाब से जो भी बंदिशें हैं, उन सबों का पूरा पालन किया गया है। इस गिरफ्तारी से नाराज केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि नियम के मुताबिक विधानसभा के स्पीकर को भी इस गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई। शायद आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की नीयत से जितेंद्र तोमर के खिलाफ एक और एफआईआर करके और आज सुबह जिस तरह से जितेंद्र तोमर को उनके एमएलए दफ्तर से उठाया गया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी माफिया को उठाने के लिए आई हो पुलिस। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस गिरफ्तारी में गृह मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्रालय किसी को गिरफ्तार करने के बारे में अथवा कोई कार्रवाई करने के बारे में निर्देश नहीं देता है। दरअसल बार काउंसिल की जांच में तोमर की कानून की डिग्री फर्जी पाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने भी मुंगेर के विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान से तोमर की लॉ की डिग्री से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की थी। जितेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि उन्होंने 1994 से 1999 तक यहां पढ़ाई की थी। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विपुल मुदकर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सीएसडीएस से। विपुल, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है और एक आम आदमी पार्टी जो सरकार है उसने कहा कि दिल्ली के मंत्री को ऐसे मामले में गिरफ्तार करना जो कि कोर्ट में हो, सीधे हमला केंद्र सरकार पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक लड़ाई तो चली रही है, ओछी लड़ाई जिसे कहते हैं, डर्टी वॉर। डर्टी वॉर तो चल रहा है, सबके सामने खुलेआम है। और उसमें एसीबी की नियुक्ति को लेके भी लड़ाई चल रही है और नजीब जंग जी के साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके साथ भयंकर लड़ाई चल रही है। कटु वचन बोले जा रहे हैं दोनों तरफ से। उसके अलावा एक दूसरे के खिलाफ एक गिराने की, टांग अड़ा के गिराने की कोशिश लगातार चल रही है। तो उसके बीच में ये आया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, अभी मैंने आपके समाचार में देखा कि उनको पुलिस रिमांड दिया। अब बताइए कि पुलिस रिमांड जो है ऐसे क्रिमिनल्स को दिया जाता है जिनसे कि पुलिस को कुछ जानकारियां हासिल करनी होती है, जिनको कि पुलिस, जैसे हम कहते हैं, अपने हथकंडे अपनाती है और उनको नहीं तो न्यायिक हिरासत में भेजते हैं आप लोगों को। तो उनको 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जबकि ये मामला बड़ा ही सीधा साधा मामला है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत है, उनकी डिग्री गलत है, तो मेरे ख्याल पूरी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं कि जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से पुलिस रिमांड दिया गया,
जिस प्रकार से भारी फोर्स के साथ वहां पे पहुंचे, जिस प्रकार से कि स्पीकर को सही समय पे आप सूचना देते, एक दिन बात कर लेते गिरफ्तार, ऐसी क्या बात है, पहले स्पीकर को दे देते। जैसे कि विधान है कि आप मजिस्ट्रेट अगर कुछ करता है तो स्पीकर एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा होता है, तो उनको इसकी जानकारी देते कि भाई हम आपके सदस्य को करने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे मंत्री हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, इस सरकार में, केंद्र सरकार में भी हैं, जिनके खिलाफ के झूठे सच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके खिलाफ सच्चे केसेस हैं, झूठे सच्चे केसेस हैं। तो आप जिस तरह की इन्होंने फुर्ती दिखाई और जिस तरह की मतलब इसमें एलैक्रिटी के साथ में इन्होंने किया, उससे तो ऐसा लगता है कि इनकी भी नीयत पूरी तरह से साफ नहीं है। उधर केंद्र सरकार कह रही है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है या नहीं करती, जिस तरीके से कार्रवाई करती है वो कानून सम्मत कार्रवाई करती है, उसमें गृह मंत्रालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। कितना इस दलील में दम दिखता है आपको? हो सकता है कि डायरेक्टली ना किया हो, देखिए, लेकिन क्या होता है कि जिसका बंदर है उसी से नाचता है। तो ये जो पूरा जो तंत्र है, जो पुलिस का तंत्र है, जो अफसरशाही है, वो इशारे देखती है, वो देखती है कि भाई आपने हल्का सा आपके बीच में चल रहा है, इधर पालेबंदी हो चुकी है, कुछ लोग इनके साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं, खेमे बट चुके हैं, तो इस समय चीजें हो रही है। हो सकता है कि किसी ने हल्का सा इशारा किया हो सकता है कि गृह मंत्रालय से ना आया हो, किसी और मंत्रालय से। आजकल तो कहते हैं कि गृह मंत्रालय की कोई सुन ही नहीं रहा, सारी चीजें डायरेक्टली पीएमओ से हो रही है, ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें पूरी तरह से वो पाक साफ। कुछ लोग ये भी कहते हैं विपुल की क्या इसमें सच्चाई आपको दिखती है कि जिस तरीके से पूरा मामला है, एक कानूनी प्रक्रिया थी जिसको आम आदमी पार्टी, जिसकी एक तरीके से किसी मुद्दे को बड़ा करने की एक आदत सी है या फिर उसको बड़े कैनवस पर उसके पर बहस छेड़ने की आदत है, उसी प्रक्रिया का ये हिस्सा भरा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये बात तो सही है कि जिस तरह से उनको पकड़ा गया वो शायद ना भी करते तो भी काम चल सकता था और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी। लेकिन साथ साथ आम आदमी पार्टी को खड़े होके एक बार तो कहना चाहिए कि भाई अगर ये गलत है तो हम इसकी निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं, कुछ तो कहो। आप सीधा हमला आप कर दो, चढ़ाई कर दी उन्होंने दिल्ली के ऊपर और कह दिया कि ये नरेंद्र मोदी के पास से आ रहा है, प्रधानमंत्री, ये बात ठीक नहीं है। मतलब आप जो है वो कम से कम सही गलत, चूंकि आप एक ऐसे राजनीतिक दल चला रहे हो जो दूसरों से अलग है, तो आपके पास भी एक अच्छा नमूना पेश करने का समय है। तो उसमें मैं अब देख रहा हूं कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं कि ये पीएमओ से हो रहा है, ये हमारे खिलाफ ये हो रहा है, ये सब मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा शोभा देता है। तो थोड़ा सा उनको एक बार स्टेप बैक करना चाहिए। ये बात है कि एक्सपोज करना भी जरूरी है कि अगर कहीं पे ज्यादती हो रही है तो उसको एक्सपोज करें, स्वीकार करें अगर गलती है और उसके बाद आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि इतनी बहुत बड़ी समस्या इसमें है, क्योंकि बार बार विपुल मैं कहूं कि अधिकारों की जंग हो या फिर मैं सीधे तौर पर कहूं कि जो एक ऐसे मुद्दे थे जो कि ग्रे एरिया कहे जाते थे इससे पहले दिल्ली सरकार को लेकर, उस हर मुद्दे पर वो हर उस पतली रेखा को बड़ा करके और उस पर मैं कहूं कि एक बड़ी बहस छेड़ने का मकसद जो है अरविंद केजरीवाल का वो दिख रहा है पिछले कुछ महीनों में। अगर एक एक करके मुद्दों को देखूं, किस तरीके का फायदा या फिर किस तरीके का नुकसान इससे? देखिए, एक रस्साकशी तो चल रही है और कोशिश दोनों तरफ की है। इनकी भी कोशिश है कि अपने आप को बहुत बड़ा नेता के रूप में देखते हैं, उनको लगता है कि अभी समय है हम भी कर ले। कुछ थोड़ा सा परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स भी है, ऐसा उनको महसूस होता है अंदर से कि हमारे साथ धक्का हो रहा है। तो ये भावना को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आदमी को लगने लगे कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो उसको कितना भी अच्छा कर लो, उसको हमेशा ये भावना रहेगी कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। मेरा अपना मानना यह करूं कि इसमें कुछ अच्छा निकलेगा। इसमें देखिए, लगातार पार्टी आफ्टर पार्टी, पॉलिटिशियन आफ्टर पॉलिटिशियन गलत अपनी डिग्रियां वो कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं और सभी पार्टियों में है। हमने देखा कि जैसे कि बड़ी मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनके खिलाफ आया, उन्होंने 2004 में कुछ और डिक्लेयर किया था अपनी क्वालिफिकेशन, उन्होंने कहा था वो बीए पास है और 2014 में उन्होंने कहा कि वो बीकॉम पार्ट 1 किया हुआ उन्होंने, उधर उन्होंने किया था 1996 में किया है, इधर उन्होंने लिखा कि 1994 में किया है। तो ये जो एफिडेविट पे झूठ बोलने की जो इजाजत है, पॉलिटिशियन कुछ भी कह दे, उनको लगता है जैसे मजाक हो रहा हो। एक बहुत बड़े सामान्य नेता शरद यादव जी ने यहां तक कह दिया कि मैं तो इंजीनियर हूं पॉलिटिकल साइंस में और मैं तो कहता हूं स्मृति जी ने कुछ गलत नहीं किया। तो देखिए, ये एक जो चीज बन रही है, बड़ा साफ है कि 2003 में बहुत अच्छा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने ये बिल्कुल पूरी तरह से पक्का कर दिया था कि आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपने खिलाफ चल रहे सारे क्रिमिनल केसेस और अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को आपको घोषित करना है, उसके बाद आप चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के मामले में और एसेट्स के मामले में बहुत बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं और ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशनली
अगर आप एफिडेविट में झूठ बोलते हैं तो सीआरपीसी के अंतर्गत ये बहुत बड़ा अपराध है और आपको सीधे 7 साल की सजा हो सकती है। 420 केस। अगर आपने सिविल केस में भी झूठा आपने वो भरा है हलफनामा तो भी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ बन सकता है। तो मुझे लगता है इसमें से कुछ अच्छा ऐसा निकलेगा कि ये बात जो भी दूध का दूध पानी का पानी तो होगा इसमें। अगर गिल्टी है तो जेल जाएंगे, अगर नहीं है तो वो पाक साफ होकर निकलेंगे। लेकिन इससे मुझे लगता है ये जो बहस है एफिडेविट पे झूठ बोलने वाली पॉलिटिशियंस की, उस पर कुछ लगाम लगेगी, वो बहस आगे बढ़ेगी। चलो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस का मुख्यमंत्री सम्मेलन, शामिल हुए सोनिया, राहुल सहित कई दिग्गज। मोदी सरकार की नीतियों पर तीखे हमले। देखिए देश देशांतर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आज रात 8:30 बजे। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों के मामले पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया के तौर पर नियुक्त किए गए मुकेश मीणा को दिल्ली सरकार ने 24 घंटे के भीतर वापस लौटने का फरमान सुना दिया। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने राज्य के गृह सचिव धर्मपाल का भी तबादला कर दिया, जिन्होंने ज्वाइंट सीपी मीणा की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। दिल्ली की राजनीति में शह और मात का खेल देखने को मिल रहा है और इसमें अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ताजा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़ा है। उपराज्यपाल की ओर से सोमवार को मुकेश कुमार मीणा को दिल्ली एसीबी का प्रमुख बनाने का आदेश जारी किया गया, लेकिन मंगलवार को दिल्ली सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने एलजी के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। और सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। वो अब साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात लगाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इससे पहले दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी एसएस यादव एसीबी के प्रमुख थे, लेकिन मीणा को ज्वाइंट कमिश्नर का नया पद बनाकर उनके ऊपर लाया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने भी कहा है कि मीणा दिल्ली एसीबी में ही रहेंगे और जिसे शिकायत हो वो उपराज्यपाल से जाकर मिले। मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जब तक मुकेश कुमार मीणा जी के लिए वो ऑर्डर है तब तक वो वहीं रहेंगे। और बाकी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आई एम श्योर वो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ऑनरेबल एलजी से वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उधर मीणा ने भी साफ किया है कि उनकी नियुक्ति उपराज्यपाल ने की है, इसलिए उनके आदेश पर ही वो वापस जाएंगे। मैंने 8 तारीख को चार्ज ले लिया है और अभी भी चार्ज मेरे पास है एसीपी हेड का, और हमने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग ली है और सारी चीजों को हम रिव्यू कर रहे हैं और जो भी हमारा एक्शन पूरा इम्पार्शियल होगा, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तकरार चल रही है उसकी वजह से पूरी यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था एकदम ठप हो गई है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी केंद्र सरकार को, आपने 34-35 करोड़ का बजट दिया था, अब अधिकारी दे दिए तो आपको खुश होना चाहिए। इसमें विवाद का है, बात का है। इस विवाद के बीच ही दिल्ली सरकार ने राज्य के गृह सचिव धर्मपाल के तबादले का आदेश जारी कर दिया और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। लेकिन उपराज्यपाल के ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पास गृह सचिव जैसे अधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में एसीबी प्रमुख को लेकर जारी खींचतान के बीच 2002 के सीएनजी फिटनेस मामले की जांच आज से एसीबी ने शुरू कर दी। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक एसीबी की यह जांच एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव के नेतृत्व में चल रही है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी बयान जारी कर सफाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में कोई खामी है तो फिर से जांच कराई जाए। उपराज्यपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि न्यायाधीश मुकुल मुदगल की अगुवाई वाली समिति ने सीएनजी फिटनेस घोटाला मामले में किसी अधिकारी को लिप्त नहीं पाया था। एसीबी के मुताबिक सीएनजी फिटनेस का गलत ठेका देने पर राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर देश में भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में जुटी है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं से भूमि बिल और खाद्य सुरक्षा बिल में बदलाव का जोरदार तरीके से विरोध करने की नसीहत दी।
दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की गई। सोनिया गांधी ने कहा है कि एनडीए सरकार भय और दबाव का माहौल पैदा करने के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार चल रही है और संसद की अनदेखी हो रही है, वो गंभीर चिंता की बात है। कांग्रेस अध्यक्षा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी समेत कई जरूरी क्षेत्रों में बजट कटौती का भी आरोप लगाया। UPA, our own UPA programs, yojanas, which have actually been appropriated by the Modi government with slight changes here and there. We discussed what is the effect on the state, particularly because the financial allocation for these programs has been slashed. सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र के साथ मिलकर राज्य की तरक्की के लिए काम करने की सलाह दी। साथ ही केंद्र के जन विरोधी मुद्दों का जमकर विरोध करने को कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कांग्रेस और राज्य की बेहतरी के लिए काम करें। जो हमारे किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनको सरकार बिल्कुल भूल गई है। तो हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि जो गैप दिल्ली की सरकार बना रही है, उनका फोकस गरीब जनता पे, कमजोर जनता पे होना चाहिए। एक दफे हम मिला फंड, द डिविजिबल पोल से 42, बाकी दूसरा स्कीम से पहले जो फंड था वो काट दिया। तो उससे क्या फायदा हुआ? हमारा 42% डिविजिबल पूल से आई है, इधर से आई है, इधर से आई है। हमारा टोटल फंड हम चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट हमारा प्रोग्राम के जो टोटल फंड हम कम हो गया, असम कैसे बेनिफिट हो। बैठक में पूर्वोत्तर राज्य की जरूरतों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्यों की मांगों को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आरजेडी जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश के नाम पर सहमति बनने के बाद अब दबाव बीजेपी पर है। आरजेडी नेता लालू यादव ने बीजेपी को अपने नेता के नाम का ऐलान करने की चुनौती दी है, जबकि बीजेपी लालू की इस चुनौती को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। मुख्यमंत्री के पद के नाम पर सहमति बनने के बाद आरजेडी जेडीयू के नेता बिहार में चुनाव तैयारियों में जुट गए हैं। अब बीजेपी पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने को लेकर दबाव बढ़ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का कहना है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा ही नहीं है और इस वजह से पार्टी नेता के नाम का ऐलान करने से कतरा रही है। लेकिन बीजेपी वाला बताओ, साफ पहले बताओ, कनखी मत मारो हरियाणा जैसे सब जगह कि ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। तुम साफ साफ बताओ कि तुम्हारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है, कल तक बताओ। यही मांग कर रहे थे वो कि जनता परिवार का और कांग्रेस एनसीपी का कौन संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो। अब हम लोगों ने तो घोषणा कर दी, हम लोग ने अपनी सहमति दे दी। अब ये भारतीय जनता पार्टी की बारी है। बीजेपी के नेता इस सवाल को ज्यादा तवज्जो देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में बीजेपी विकास के रथ को बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है और इसी मुहिम के साथ सियासी जंग की तैयारियों में जुटी है। तो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय करेगा कि हमारी रणनीति क्या हो, हम घोषित करें न करें, सामूहिक नेतृत्व हो, कोई चेहरा हो, क्या करना, किस तरह से करना। इस समय आने पर भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इसके बारे में निर्णय करेगा। जो है नीतीश का कहना है कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ बनने वाले महामोर्चे का कांग्रेस हिस्सा है। हालांकि गठबंधन में शामिल होने के आधिकारिक ऐलान के पहले ही राज्य के कांग्रेस नेता 50 सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारी बातचीत सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से हो रही है, कांग्रेस संपर्क में है। कल हम तारिक अनवर साहब खुद आए थे, उनसे भी बात, एनसीपी से भी बात हुई है। बाकी दिल्ली के हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से संपर्क में है। मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष मानता हूं कि कांग्रेस कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने चाहिए। आरजेडी और जेडीयू की 6 सदस्यीय समिति सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला निकालने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस की 50 सीटों की मांग आरजेडी जेडीयू के समीकरण को बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच आरजेडी से निष्कासित सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। नीतीश और लालू को अपना नंबर 1 दुश्मन बताया है। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। नीतीश लालू के मेल पर निशाना साधते हुए पप्पू ने कहा कि दोनों ने बिहार को निजी संपत्ति समझ लिया है। इस
किसको सफाया कर रहे हैं? बिहार को सफाया कर दिया, बिहार के किसान और गरीब और नौजवानों को सफाया करने के बाद आप किसको सफाया करेंगे? बिहार के 10 करोड़ लोग सफाया हो चुके हैं, अब इन लोगों की बारी है सफाया होने की। अब बिहार दूसरे की बारी नहीं है, अब ये लोग सफाया होंगे। ये लोग भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति की बैठक में किसान संगठनों ने विधेयक के कई प्रावधानों पर एतराज जताया। बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को जांच के लिए इस समिति के पास भेजा गया था। समिति की आज तीसरी बैठक थी, जिसमें 5 किसान संगठनों को बुलाया गया था। इस बैठक के दौरान किसानों ने जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की अनुमति के लिए जाने वाले प्रावधान को हटाने का विरोध किया। साथ ही 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों को गैर जरूरी बताया। राष्ट्रीय किसान संघ, किसान मजदूर संगठन, किसान जागृति मंच, भारतीय किसान यूनियन और खेत बचाओ जीवन बचाओ संघर्ष समिति के किसानों ने इस समिति को अपनी राय दी है। बीजेपी के लोकसभा सांसद SS आहलूवालिया इस समिति के अध्यक्ष हैं। इसकी अगली बैठक अब सोमवार को होनी है। भूमि बिल पर बनी इस समिति को अपनी रिपोर्ट मॉनसून सत्र में पेश करनी है। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ आज सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। सेना का दावा है कि इसमें उग्रवादियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने के बाद सेना ने म्यांमार की सीमा पर उग्रवादियों के 2 ठिकानों पर हमला किया। माना जा रहा है कि ये उग्रवादी 4 जून को चंदेल हमले में शामिल थे, जिनमें 18 जवान शहीद हो गए थे। इस पक्की खबर के आधार पर सेना ने इस योजनाबद्ध हमले के विरुद्ध कार्रवाई की। आज सुबह भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। इस कार्रवाई में विरोधी गुटों का काफी नुकसान पहुंचा है। भारतीय तटरक्षक बल का एक डोनियर विमान लापता हो गया है। विमान ने सोमवार की शाम 5 बजे चेन्नई बेस से उड़ान भरी थी। विमान में पायलट सहित 3 लोग सवार थे। विमान समुद्र निगरानी पर निकला था और रात 9 बजे ATC से उसका संपर्क टूट गया। त्रिची के रडार ने आखिरी बार कल रात 9:23 में इसकी पोजीशन चेन्नई के 95 नॉटिकल माइल्स दक्षिण में ट्रैक की थी। नौसेना और तटरक्षक ने लापता विमान की खोज और बचाव के लिए बड़ा अभियान चलाया है। विमान की तलाश में कोस्ट गार्ड के 5 और नौसेना के 4 पोत के अलावा P-8I विमान जुटे हुए हैं। We had sailed 2 ships from Karaikal, which was the nearest point of the position, last known position of the aircraft. Also, 2 ships were sailed from Chennai to head south. Navy had diverted one of their ship which was already operating in Parkway, and another 2 ships which were out for patrolling were also diverted towards the probable site of the aircraft having been lost. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने के लिए किसी भी समुदाय के लोगों पर दबाव नहीं डाला जाएगा। योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम देश के सभी 650 जिलों और दुनिया के 192 देशों में मनाया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने योग दिवस के बारे में स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि इसे किसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत बार ये विषय आ जाता है कि योग तो एक धर्म विशेष के साथ जुड़ा हुआ कार्य है। मैं बताना चाहूंगी कि 177 देशों में 47 देश ऐसे हैं जो OIC के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सदस्य हैं। 177 देशों में 47 मुस्लिम देश शामिल हैं जिन्होंने को स्पॉन्सरशिप की। उन्होंने कहा कि मदरसे सूर्य नमस्कार में स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी के बयान का सवाल है, मैं उससे पूरी तरह असहमत हूं। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। 21 जून को राजपथ पर इसके लिए सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कुल 35,000 लोग भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उस मौके पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री की पहल के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। योग पर इतने बड़े कार्यक्रम का प्रभाव निश्चित तौर पे दुनिया के देशों की जनता पर पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की दावेदारी पर भी असर पड़ेगा।
क्या अन्य देश भी भारत को इसके लिए समर्थन देने आगे आएंगे? अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए सच में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का मानना है कि विकास को सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से समझने का वक्त खत्म हो गया है। उपराष्ट्रपति ने जीवन स्तर में सुधार की वकालत करते हुए अर्थव्यवस्था को सामाजिक न्याय से जोड़ने पर बल दिया। आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जीवन शैली को उसी के अनुरूप ढालने की हिमायत की। समारोह में 154 पीएचडी और 144 स्वर्ण पदक के अलावा इसरो के पूर्व के राधाकृष्णन, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, मशहूर कवि गोविंद व्यास और वरिष्ठ पत्रकार वेपा राव को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। उपराष्ट्रपति 3 दिन के दौरे पर कल शिमला पहुंचे थे। There is a clear need to go beyond the GDP and market values when measuring development. Human well-being and quality of life are important additional values, as are considerations of ecosystem services and the non-anthropocentric value of other living beings. तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ विद्यालय के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की समीक्षा की। मोदी ने इस दिशा में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के आला अधिकारियों समेत मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुईं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल केवी चौधरी को मुख्य सतर्कता आयुक्त और विजय शर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। मैगी के बाद अब एनर्जी ड्रिंक ग्लूकोन डी में कीड़े मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक परिवार के लोगों को ग्लूकोन डी पीने के बाद उल्टियां हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इसका सैंपल टेस्ट के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निषाद समुदाय के लोग कई दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया, जिससे कई ट्रेनों के आवागमन पर असर पड़ा। प्रदर्शनकारी निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के पलामू जिले में बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में 12 माओवादियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ जिले के बकोरिया गांव में हुई। पुलिस को माओवादियों के बारे में खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद कोबरा बटालियन और पुलिस ने अभियान शुरू किया। वारदात स्थल से 8 हथियार भी बरामद किए गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक निखिल सेठ को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का प्रमुख बनाया है। ये एजेंसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रशिक्षण इकाइयों के तौर पर काम करती है। निखिल सेठ यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के कार्यकारी निर्देशक हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में करीब स्थित तेल डिपो में आग लग गई, जिसे बुझाने के प्रयास में कई दमकल कर्मचारियों की मौत हो गई। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक ये हादसा राजधानी कीव से 30 किलोमीटर दूर स्थित डिपो में हुआ। आग लगने के बाद से कई कर्मचारियों के लापता होने की भी सूचना है। विमानन क्षेत्र के संगठन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की सालाना बैठक में खाड़ी क्षेत्र में विमानन कंपनियों ने अमेरिकी कंपनियों पर संरक्षणवादी होने का आरोप लगाया। इन कंपनियों का कहना है कि अमेरिकी कंपनियां अपनी सरकार के अनुचित समर्थन से बाकी कंपनियों के विकास को रोकने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी हॉकी टीम के मुख्य कोच शहनाज शेख ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को हॉकी संबंध भी बहाल करने चाहिए। उनका मानना है कि इससे एशियाई हॉकी के विकास में मदद मिलेगी।